हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर ग्रामर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, यानी कि हमने ये समझा था कि भाषा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, भाषा क्या है। और अब हम पढ़ेंगे भाषा को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि उसकी व्याकरण को समझेंगे। टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज वी नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर। टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रामर। तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्याकरण क्या होती है? व्हाट इज ग्रामर? द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा का तंत्र हमें को क्या कहेंगे? हम व्याकरण कहेंगे। पीपल समटाइम्स डिस्क्राइब ग्रामर एज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। और कुछ लोग ये कहते हैं कि व्याकरण क्या होती है? वो एक नियम होते हैं जिस प्रकार से उस भाषा को इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमें क्या कहेंगे? वो हमारे लिए व्याकरण कहलाती है। लैंग्वेज स्टार्टेड बाय पीपल मेकिंग साउंड विच इन्वॉल्व इनटू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। भाषा जो है कैसे बनी? भाषा हमारी ऐसे बनी जब लोगों ने ध्वनियों को समझना और उनको जोड़ना तोड़ना समझा और उनसे शब्द बनाए, उनसे वाक्यांश बनाए, उनसे वाक्य बनाए। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? इनफैक्ट ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज यूजुअली टेकन इन कंसिस्टिंग ऑफ सिंटैक्स एंड मोर्फोलॉजी एंड समटाइम्स आल्सो फोनोलॉजी एंड सिमेंटिक्स। अच्छा, ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, सिंटैक्स, मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, ये हम सब पहले वाली स्लाइड में, पहले जो पीपीटी थी उसमें इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसकी वाक्य रचना यानी सिंटेक्स को समझना पड़ता है, उसके आकृति विज्ञान को समझना पड़ता है, दैट इज योर मोर्फोलॉजी। फिर हम उसके स्वर विज्ञान को समझते हैं, दैट इज योर फोनोलॉजी, एंड सिमेंटिक्स यानी कि अर्थ विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसको समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, इट इज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम। ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्याकरण को समझना क्यों जरूरी है। किसी भी भाषा के लिए जब हम उसको गहराई से पढ़ते हैं, उसकी व्याकरण को पढ़ते हैं, वो हमें क्या देती है? हमें ग्रोथ देती है। किस प्रकार की ग्रोथ देती है? वो ये ग्रोथ बताती है कि हम उस भाषा में कितनी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, है ना। आगे वो बोलते हैं उसकी असलियत, उसकी समझ को हम समझ सकते हैं, वो रियलिटी बताती है। एटीट्यूड यानी उसके रवैये को बताती है, किस तरह से उसका रवैया है, किस तरह से उस भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन इस्तेमाल कर सकता है? मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी बुद्धि से उस चीज़ को इस्तेमाल करके कई सारे रेंज यानी कई सारी सीमाओं को पार कर सकता है। अगर भाषा का ज्ञान आपको अच्छा है तो यहाँ पे कोई रीजन की, कोई पर्टिकुलर एरिया की सीमा की बात नहीं कर रहे, उस लैंग्वेज को यूज करके उसकी डेप्थ में जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है जो हमें ये बता देता है कि व्याकरण को पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। अगर व्याकरण का बोध, व्याकरण का ज्ञान रहेगा तो हम सही प्रकार से उसे पढ़ सकेंगे, भाषा को, किसी भी भाषा को सही प्रकार से उसे लिख सकेंगे और सही प्रकार से उस भाषा को बोल सकेंगे। मूविंग ऑन, ग्रामर वर्ड का कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, वो समझते हैं। ग्रामर वर्ड हमारा ग्रीक भाषा से आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्राफ्ट ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों की संरचना। ये और किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा के व्याकरण को समझाने के लिए बहुत अच्छा सा एक स्टेटमेंट है, द सिस्टमैटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा की जो व्यवस्थित स्टडी है उसको हम ग्रामर कह सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी बिल्कुल डिटेल में उसकी पूरी एक एक बारीकियां समझना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? विवरण करना। एक एक चीज का विवरण करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ग्रामर। द rules, a set of rules and examples dealing with syntax and word structure of a language. By the count there are some 3500 rules in English. और कुल मिलाकर 3500 रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में। अब हम उसको समझेंगे कैसे? अब 3500 रूल्स सुन के ही हमें घबराहट होने लग जाती है कि हम इनको कैसे सुनेंगे, लर्न करेंगे, कैसे समझेंगे। पर जब हम एक को समझते हैं तो फिर हम कनेक्टिविटी लिंक के थ्रू सारे ही रूल्स को इजीली समझ सकते हैं। पर इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू लर्न एंड मग अप ऑल दो 3500 रूल्स। बस हम उनको जान लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पर्पस क्या है ग्रामर का, उद्देश्य क्या है ग्रामर का? तो वो हमें सिस्टमैटिक, मैंने बताया, व्यवस्थित ज्ञान देती है, उसका
भाषा का विवरण देती है। तो ये हमें क्या बता रही है, पर्पस क्या है व्याकरण का, कि हमें उसकी व्यवस्थित ज्ञान बता सके, उसका विवरण दे सके, और उसको हम किस तरह से सही फ्रेम ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल कर सके। इसलिए हमें ग्रामर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब स्टडी ऑफ ग्रामर क्या कहलाती है, सिंटेक्स बता ही दिया था, वाक्य रचना। वाक्य रचना कैसे होगी, जो हमें व्याकरण का सही इस्तेमाल करना आएगा। ठीक है, syntax is the study of sentences and their structure. It tells us what goes where in a sentence. Moving on. अब व्याकरण भाषा के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कौन से हैं? पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने हमेशा सुना है कि व्याकरण पढ़नी है, ग्रामर का पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन आज तक हमने ये समझने की कोशिश नहीं की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। शब्द भेद क्या हुआ? अब देखिए, जब हम कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें कहाँ पे संज्ञा आएगी, कहाँ पे सर्वनाम लगेगा, वो उस चीज को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है। कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि शब्दों को कैसे डिवाइड करके उनको यूज करके एक सेंटेंस फ्रेम करना है, एक सेंटेंस फ्रेम करना है, तो हम ग्रामर को समझ ही नहीं सकते, किसी भी भाषा को नहीं समझ सकते इनफैक्ट। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद होता है। उसके बाद आता है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है शब्द चयन। किस तरह से कौन से शब्दों का यूज करके हम किसी भी शब्द भेद को बना सकते हैं, किसी भी वाक्य की रचना कर सकते हैं, वो हमें डिक्शन बताता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है, शब्द भेद और शब्द चयन को यूज करके हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं, वो उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, स्पेलिंग समझने के लिए, और विराम चिन्हों के यूज को समझने के लिए, इनके पंक्चुएशन को, कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ नहीं यूज करते तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर पंक्चुएशन एज वेल। आगे देखिए। अच्छा, आज तक हमने बस यही पढ़ा है कि ये व्याकरण पढ़नी है, इंग्लिश व्याकरण पढ़नी है, हिंदी व्याकरण पढ़नी है, पर कभी क्या हमने गहराई से जानने की कोशिश की कि व्याकरण के खुद में भी कई भेद हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमने 3 भेद लिखे हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर अभी मैं आपको सब एक्सप्लेनेटरी तौर पे ये 3 समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट इट्स एक्चुअली यूज्ड बाय द स्पीकर एंड द राइटर। यानी कि जो भाषा की खुद की व्याकरण बनी हुई है, जिसमें जो नियम बना दिए गए हैं, और जो राइटर्स और स्पीकर्स यूज कर रहे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव है। उनका विवरण पहले से दिया हुआ है और उन्हीं को हम फ्रेम करते हुए अपने वाक्यों को बना रहे हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हो गई। प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि अज्यूम कर रहे हैं, हम उनको अपने हिसाब से मोड़ तोड़ रहे हैं। रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एज सर्टेन पीपल थिंक इट शुड बी यूज्ड। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम इस तरह से इस व्याकरण जो आपने इंग्लिश व्याकरण में पहले से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस तरह से फ्रेम ऑफ सेंटेंस हमें गलत साउंड कर रहा है, इसलिए हम उसको चेंज करके कुछ अपनी तरफ से मॉडिफाई करेंगे, वो हमारी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेटिव ग्रामर, जिसको हम रचनांतरण व्याकरण भी कहते हैं। ये क्या है? अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस दैट रिकॉग्नाइजेस द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस and among the possible sentence of the language and uses process or rules to express these relationship। और अब जो सेंटेंस हमने बनाया, इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या समझा था हमने, कि जो पहले से विवरण दिया है उसको यूज किया। प्रिस्क्रिप्टिव में हमने क्या किया, जो अपने हिसाब से हमने चेंजेस किए वो हो गए। और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या कर रहे हैं हम, जो हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिलेशन के आधार पर जो हम चेंजेस लाएंगे वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेटिव ग्रामर के अंतर्गत आएगा। अब ऊपर वाले डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है, बोथ काइंड्स ऑफ ग्रामर्स आर कंसर्न्ड विद रूल्स बट इन डिफरेंट वेज। Specialists in descriptive grammar called linguistics study the rules and patterns that underline our use of words, phrase, clauses and sentences. On the other hand, prescriptive grammarians lay out rules about their beliefs, ठीक है, जो वो बिलीव कर रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है, to be correct or incorrect use of language। इसके अलावा आपको केस ग्रामर होती है, कारक व्याकरण, और पेडागोगिकल ग्रामर होती है। और पता है, हम जो अमूमन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पेडागोगिकल ग्रामर होती है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, ग्रामेटिकल एनालिसिस एंड इंस्ट्रक्शन डिजाइन फॉर सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट नोन एज पेडागोगिकल ग्रामर और टीचिंग ग्रामर। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, ये बच्चों की अप्रोचेस के उनकी कॉम्बिनेशंस को बनाकर हम लोग फ्रेम करते हैं, टीचर्स फ्रेम करते हैं कि जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर और एनी लैंग्वेज ग्रामर, व्याकरण क्या है, और उससे उस भाषा को हम कैसे फ्रेम करके उसके समझ कर हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो हम ये डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ट्रांसफॉर्मेशनल, केस ग्रामर, कॉग्निटिव, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, इस स्लाइड का कोई इतना महत्व नहीं है, ये बहुत ही डेप्थ में हो गया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा भी कुछ होता है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। आई हैव टोल्ड यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं फाइनली हमारी ग्रामर को। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से दे दिया है, आप समझ गए हैं कि व्याकरण क्या होती है, उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक बहुत ब्यूटीफुल सी ये पोयम है, वो मैं आपको बता रही हूँ और उसको समझिएगा। देयर इज अ फैमिली इन लंदन हुज सरनेम इज ग्रामर। एक परिवार है लंदन में, उसका सरनेम क्या है, ग्रामर है। उस कपल का सबसे बड़ा इंसान कौन है, मतलब एक कपल है, एक जोड़ा है, उसमें जो मेल है उसका क्या नाम है, मिस्टर नाउन, और जो फीमेल है वो मिसेस वर्ब। द कपल हैज 3 children, a son pronoun, 2 daughters, adverb adjectives. The son pronoun has to do all the works of his father in his absence. The daughters love each other, but there is a difference in them. Adjective loves her father and brother and keeps praising them. Adverb loves her mother more and she always modifies her when there is a need. There are 2 servants in the family, preposition and conjunctions. The preposition is the chief servant. He is the official servant of of his master. Conjunction is the family servant and looks after every member of the family. The interjections join the family in times of sorrow and joy. अब हम ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक सुनते आए हैं, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, टोटल 8 है। तो हमें वी आर वेरी मच क्लियर कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए, 8 हो गए हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, और इनको जब हम समझेंगे वी विल गेट टू नो एक्चुअली व्याकरण क्या होती है। और बेस्ट चीज मैं आपको एक टिप बताती हूँ। To understand any foreign language grammar, we need to understand the language of we need to understand the ग्रामर ऑफ आर नेटिव लैंग्वेज। मतलब कि जो हम किसी भी विदेशी भाषा के व्याकरण को समझने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमारी खुद की जो अपनी भाषा है उसकी व्याकरण को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण कहीं से भी या सेम है, नहीं, कुछ कुछ रूल्स अलग होते हैं, सब कुछ मतलब बहुत कुछ अलग है, पर कहीं ना कहीं एक मीडिएटिंग लिंक है। जब हम किसी भी भाषा के व्याकरण को समझते हैं तो हमें एक फ्रेम पता चल जाता है, एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है। वही स्ट्रक्चर हमें किसी भी भाषा को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को जब समझेंगे तो उसके लिए देखिए, संज्ञा तो आपको हिंदी में भी मिलेगी, क्रिया तो आपको हिंदी में भी मिलेगी, पर उसके नियम थोड़े थोड़े परिवर्तित है ना। तो उन नियमों को हम पढ़ेंगे, पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो शब्द भेद है, उनकी संरचना सब जगह लगभग एक ही जैसी होगी। उनका जो स्ट्रक्चर फ्रेमिंग है वो ऑलमोस्ट इज सेम इन एवरी अदर लैंग्वेज। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, कैटेगरी to which a word is assigned in accordance with its syntactic function. In English, the main parts of speech are noun, pronoun, adjectives, determiners, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. अब यहाँ पे एक वर्ड और आया है, डिटरमाइनर्स। अब जब जैसे जैसे हमारी स्लाइड्स बढ़ेंगी उनका एक्सप्लेनेशन आपको और मिलता जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग मेजरली यही पढ़ते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज, बट आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन आवर अदर स्लाइड्स। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन की। अब इसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बिगिन होगा। पर 11 रूल्स हैं हमारे व्याकरण के। ठीक है, कुछ नियम और कुछ सिद्धांत बना दिए हैं मैं व्याकरण को, जैसे कि हमें एक्टिव वॉइस का यूज कैसे करना है, कंजंक्शन कहाँ लिंक करते हैं, कॉमास कहाँ लगेंगे दो आइडियाज के बीच में, सीरियल कॉमा कहाँ लगता है, सेमी कॉलन कहाँ लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर हैबिचुअल एक्शन में यूज होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहाँ यूज होता है, करंट एक्शन में यूज होता है, हम ईडी को यूज करते हैं वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, परफेक्ट टेंस फॉर अनफिनिश्ड पास्ट के लिए यूज करते हैं, परफेक्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर अनफिनिश्ड एक्शन एंड पास्ट के लिए यूज करते हैं,
past perfect for the first of two past actions. तो ये जो 11 रूल्स हैं इनको देख के आप कंफ्यूज मत होइए, इनको हम एक एक करके समझाएंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके पढ़ाएंगे। अब देखिए इन सबको रिलेशन निकालना है हमें कि हम एक्टिव वॉइस का भी देखो ग्रामर में कैसे यूज करते हैं, मतलब जो व्याकरण है हमारे रूल के आधार पर वो सबसे ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, एक्टिव वॉइस पे इस्तेमाल हो रही है। और कंजंक्शन को कैसे हम लिंक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कोलन सेमी कोलन लगना है, कहाँ कॉमा लगना है दो आइडियाज को जोड़ने के लिए, ये सब हमें ग्रामर में के अंतर्गत बताता है। जब हम देखिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन या कहीं पे यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप में और हम कुछ टाइप करते हैं तो उसमें ग्रामर को चेंज करने के लिए अगर दो वाक्य हैं तो कॉमा लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल कोई आप यू आर सेइंग दैट आई हैड चपाती रोटी दाल सब्जी इन लंच, तो फिर आप कॉमा लगाते जाते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे आई हैड रोटी कॉमा दाल कॉमा सब्जी एंड राइस इन लंच, राइट। एंड हमारे लास्ट में आया उससे पहले तीनों को हमने कॉमा से कंटिन्यूएशन दिया है ना, तो वो कंटिन्यूएशन हमारे कैसे बता रहा है कि किस तरह से दो आइडियाज को हमने कॉमा से कनेक्ट करा है, तो ये हमारे ग्रामर के 11 रूल्स में आ रहा है। ठीक है, तो दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच। इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी, एंड इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे हमारी नेक्स्ट मूविंग ऑन टू other step of grammar lecture, and that will be parts of speech, and we will be continuing to understand these 11 rules of grammar one by one. Thank you so much. Have a good day ahead.